संभल आज संसद के दोनों सदनों में छाया रहा। लोकसभा में अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया और राज्यसभा में रामगोपाल यादव ने। समाजवादी पार्टी ने आज इस मुद्दे पर लीड लेने की कोशिश की संसद के भीतर। कांग्रेस का जोर था अडानी के मसले पर, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से खुद को अलग किया और उसने अपना फोकस शिफ्ट किया संभल पर, केवल और केवल संभल पर। इसीलिए आज संसद भवन परिसर में जो कांग्रेस का प्रदर्शन था, राहुल गांधी खुद जिसमें मौजूद थे, विरोध प्रदर्शन, उसमें समाजवादी पार्टी नहीं गई, उसमें टीएमसी नहीं गई, तृणमूल कांग्रेस नहीं गई। इंडिया अलायंस के ये दो सबसे बड़े घटक दल कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर अखिलेश यादव की पार्टी है इंडिया अलायंस में, और तीसरे नंबर पर ममता जी हैं, उनकी पार्टी। तो इन दोनों सबसे बड़े अलायंसेस ने आज अपने को पार्लियामेंट में कांग्रेस से अलग कर लिया, उसके विरोध प्रदर्शन और एजेंडे से खुद को अलग कर लिया। स्वाभाविक है, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को लगा कि हमारा अडानी से क्या लेना देना, हमारे लिए तो यही ठीक, संभल का ही मामला ठीक है पॉलिटिकली। तो दोनों जो बड़े चेहरे हैं सपा के, उन्होंने मोर्चा संभाला। अब आज चूंकि अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया संभल पर सदन में, तो अब कहा जा रहा है कि कल राहुल गांधी संभल के लिए निकलेंगे। जा पाए नहीं जा पाए, लेकिन निकलेंगे जरूर। झूमा झटकी तो होगी, कुछ नहीं होगा तो वीडियो तो बनेगा कि संभल जाने के लिए राहुल जी निकले। हालांकि संभल के प्रशासन ने और मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार ने राहुल गांधी से अनुरोध किया है कि 10 तारीख तक मत आइए। शासन ने स्पष्ट कहा है कि 10 तारीख तक किसी भी नेता का संभल में प्रवेश संभव नहीं होगा, उसकी अनुमति नहीं होगी। लेकिन मुझे लगता है कल राहुल गांधी जाने का प्रयास करेंगे ताकि एक सीन बने। मैंने कल आपसे कहा था कि संभल पर सपा और कांग्रेस के भीतर कुश्ती चल रही है, प्रतिस्पर्धा चल रही है। मजे की बात देखिए, आज जब देश भर में लगभग हर जिले में, हर शहर में हिंदुत्ववादी संगठन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार दुराचार हो रहा है, इस्कॉन के संत को जिस ढंग से गिरफ्तार किया गया, फिर उनके मुकदमा लड़ने के लिए जो वकील आगे आया, जिस तरह से उस पर प्राणघातक हमला हुआ, इस सब परिस्थिति के विरोध में आज भारत के हर जिले में हिंदूनिष्ठ संगठन विरोध जताने के लिए सड़क पर उतरे हैं। उत्तर प्रदेश के भी लगभग सभी जिलों में आज विरोध प्रदर्शन हुआ है बांग्लादेश के मसले पर। और उस दिन समाजवादी पार्टी ने संभल के मसले की मशाल थाम ली। जब देश और प्रदेश के हर जिले में हिंदू संगठन सड़क पर हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा रक्षा के लिए, तो अखिलेश यादव की पार्टी ने संभल में मुसलमानों का मसला उठा दिया राज्यसभा और लोकसभा में, और आरोप भी तीखे लगाए। एक आरोप तो ये लगा दिया कि संभल में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। बताइए। एक आरोप लगा दिया कि खुदाई हो रही है, खुदाई ठीक नहीं है, इससे देश का सौहार्द खो जाएगा, भाईचारा खो जाएगा इस खुदाई से। संभल में कहां खुदाई हो रही है? खुदाई का तो आदेश ही नहीं दिया किसी अदालत ने, खुदाई का कोई प्रश्न भी नहीं था। क्या सर्वे कोई खुदाई मान लिया? पुलिस कह रही हमने गोली नहीं चलाई। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल जी ने कहा कि संभल में पुलिस ने गोली चलाई, और यही बात अखिलेश जी ने लोकसभा में कही। और दोनों ने मांग की कि पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। जो दंगा के आरोपी हैं, जेल में बंद हैं, उनको मासूम घोषित कर दिया समाजवादी पार्टी ने। प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि ये मासूम हैं, ये बच्चे हैं, मासूम हैं। और उनकी पीड़ा देखकर समाजवादी पार्टी की आंख भर आ रही। कल एसटी हसन कह रहे थे कि उन बच्चों से मिलने के बाद मेरी आंखें भर आईं, दिल भर आया, जिनको दंगे के आरोप में निरुद्ध करके जेल में डाला गया। तो स्थिति ये है। और कांग्रेस भी समझ रही है कि समाजवादी पार्टी अकेले मुस्लिमों के मन पर
ये छाप छोड़ने की कोशिश कर रही कि हम ही तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, तो कांग्रेस भी लगी रहे। तो उस सिलसिले में सपा का चूंकि प्रतिनिधिमंडल गिरफ्तार लोगों से मिल आया था जेल में मुरादाबाद की, तो कल राहुल गांधी का संदेश लेकर कुछ कांग्रेसी भी जेल में चुपके से मिले आए और पीड़ित परिवारों से भी मिले आए, उनके यहाँ भी घर भी हुआ है। और कुछ पीड़ित परिवारों के घर में जाकर कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने राहुल गांधी से फोन पर उनकी बात भी कराई है, पीड़ित परिवार के माता पिताओं की। ये भी मेरे पास खबर है। तो तू डाल मैं पात पात, कांग्रेस और सपा संभल के मसले पर तू डाल मैं पात पात की स्थिति में। लेकिन मूल बड़ी बात यह कि क्या संभल में पुलिस ने गोली चलाई, एक क्या संभल में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई, दूसरी बात, तीसरी बात क्या संभल में कोई खुदाई हो रही है, और चौथी बात जब शासन ने कहा कि 10 तारीख तक किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश संभव नहीं होगा, तो फिर बार बार प्रतिनिधिमंडल की घोषणा क्यों और बार बार संभल में जाने की जिद क्यों, ये तमाम सवाल। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए, उस रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर बहस में चलेंगे। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। संभल के मुद्दे पर मचा सियासी संग्राम मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में भी सुनाई दिया। विपक्ष ने तमाम आरोपों के आगोश में बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। इसमें सपा की ओर से अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव ने मोर्चा संभाला। राज्यसभा में बोलते हुए रामगोपाल यादव ने कहा कि ये संभल हिंसा प्लान था, साजिश थी। मेरा और लोगों का ये मानना है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए थे उसमें वो बगल के जिलों में पुलिस ने किसी को वोट डालने नहीं दिया गया और जबरदस्ती चुनाव कब्जा कर लिया था। और उससे ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संयम योजनाबद्ध तरीके से सब ये हुआ। वहीं लोकसभा में मोर्चा संभालते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में संभल के भाईचारे को गोली मारी गई। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। संभल की हिंसा में सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए अखिलेश यादव ने तमाम सवाल उठाए। सर्वे के तरीके, पुलिस की गोलीबारी और लापरवाही समेत तमाम सवाल सरकार के हिस्से में डालते हुए अखिलेश यादव ने विपक्ष को रोके जाने का मुद्दा भी उठाया। और तो और तीखे तेवरों में अखिलेश यादव ने कहा कि खोदने वाले एक दिन देश का सौहार्द खोद देंगे। संसद का माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब बीजेपी खेमे से गिरिराज सिंह और दूसरे नेताओं ने टोका टाकी कर दी। रास्ता जो कभी दिल्ली वालों ने अपनाया था वही यूपी वाले अपनाना चाहते हैं। और कितना खोदोगे आप, कितना खोदोगे आप, हर जगह खोदना चाहते हो। अरे जो दिखाई दे रहा हो उसकी तरफ तो जा ही नहीं रहे हो, मानसरोवर की तरफ भी चलो, वहां पे कैलाश पर्वत है वो भी आए। और याद रखना, मैं आज कह रहा हूँ आपको, आप भी हो सकता है चले जाए, हम भी चले जाए, एक दिन वो आएगा कि वो देश आपको कभी जाने नहीं देगा, वहां पर दर्शन करने लिए भी नहीं जाने देगा। तो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। क्या मानसरोवर के बारे में नहीं सोचना चाहिए? कैलाश पर्वत के बारे में नहीं सोचना चाहिए? उसके बारे में कौन सोचेगा? आप यहाँ खोद रहे हो, खोद इसलिए रहे हो क्योंकि ये भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। सब भाईचारा खोदेंगे। संभल के दंगल पर तमाम सियासी दल अपना अपना झंडा लहराने की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। कांग्रेसी खेमे से भी खूब जोर शोर से मुद्दा उठाया गया। हालांकि सपा कांग्रेस जहां हम साथ साथ हैं का नारा देती हैं, तो वहीं जब संसद परिसर में कांग्रेस ने संभल के साथ अडानी का मुद्दा उठाया तो कांग्रेस के प्रदर्शन से परे हट गई समाजवादी पार्टी। इसी बीच खबर ये भी है
कि बुधवार को संभल जा सकते हैं राहुल गांधी। माननीय अध्यक्ष जी, संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। संभल को इंसाफ और न्याय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करानी चाहिए और जो लोग अधिकारी दोषी हैं उनको आप कंक्लूड कर दें। ये दिल्ली ये अध्यक्ष पद इसलिए जरूरी है। अध्यक्ष को बताइए प्लीज। नो। वहीं विपक्ष ने जब तमाम आरोपों की माला बीजेपी और सरकार के गले में डाल दी तो बीजेपी की तरफ से भी वार का पलटवार हुआ। सुनियोजित साजिश का हिस्सा अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का है। उनका एमपी इन्वॉल्व है। जिस तरह से पुलिस पर गोलियां चलाई जा रही हैं उसका टीवी में दिख रहा है। जिस तरह से पत्थर से सड़क पाट दी गई, जिस तरह पुलिस जन वहां पर घायल हुए, और मैं कहूंगा ऐसी स्थिति में जो पुलिस ने बल प्रयोग किया बहुत सीमित किया है। बहरहाल संभल की हिंसा का संग्राम अब संसद में भी सुनाई दे रहा है। विपक्ष के तमाम आरोपों पर सरकार के तेवर भी तीखे हैं। इन तेवर और तकरार की तस्वीरों में सवाल ये है कि अब तो संसद में जा पहुंचा संभल का घमासान। आखिर क्या है विपक्ष का प्लान? संभल पर सियासी तेवर और कलेवर। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक जी का बहुत बहुत स्वागत है। नसीम खान साहब हैं, कांग्रेस के नेता। नसीम खान साहब का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत बहुत स्वागत। अरविंद जी, आज समाजवादी पार्टी ने दोनों सदनों में कुछ बड़े आरोप लगाए। उसमें तीन बातें मुझे बड़ी लगी। एक तो ये कि खुदाई हो रही है वहां संभल में, जबकि खुदाई की बात नहीं। सर्वे मेरे ख्याल से अयोध्या में आखिरी बार खुदाई हुई थी, उसके बाद तो कहीं खुदाई हुई नहीं धार्मिक स्थल पर। ज्ञान वापी में भी खुदाई नहीं हुई। ये खुदाई उनका कोई आदेश भी नहीं। क्या सर्वे को खुदाई समझ बताया जा रहा है? एक। दूसरा, कहा गया कि जो अभी चुनाव हुए उसमें किसी को वोट नहीं डालने दिया गया। एग्जैक्ट शब्द यही है रामगोपाल जी का राज्यसभा में और अखिलेश जी का लोकसभा में। जब किसी को वोट नहीं डालने दिया गया तो ये 67% या कहीं 65% पोलिंग कैसे हुई? और तीसरी बात, कहा जा रहा है कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी गई। क्या ये सीधे सीधे एक तरह का पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है? देखिए अमिताभ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव जी के द्वारा जो बयान दिए जा रहे हैं वो केवल और केवल पोलराइजेशन के द्वारा दिए जा रहे हैं। और अखिलेश यादव जी ने और उनके पार्टी ने जो रास्ता अपनाया है वो अस्पष्ट दिशा और अस्पष्ट नीति है। इनका लक्ष्य है मुस्लिम वोट बैंक पे कब्जा, और कब्जा के बाद जो इनको अधिकार मिलेगा उसको परिवार में बांटना। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। और मैं कहूंगा, इतने बड़े नेता जब बयान देता है सदन के अंदर और सदन के बाहर, तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। पूछा जाना चाहिए अखिलेश यादव जी से कि आप बताइए कि कब भारत में किस मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दिया गया। संभल का उन्होंने नाम लिया है, संभल में बताएं कि किसने नमाज पढ़ने से रोका है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह से अनर्गल बयान दे देंगे, उल्टा सीधा बयान। और अमिताभ जी, मुझे आश्चर्य होता है, केवल यही नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी पे आरोप नहीं तो सीधे सीधे इस देश के न्यायपालिका पर समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रहार किया जा रहा है। पिछले दिनों प्रोफेसर रामगोपाल वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया। अभी 3-4 दिन पहले उनका बयान था कि छोटे छोटे जज देश में अलगाववाद फैलाना चाहते हैं। आप बताइए, जज छोटा बड़ा होता है क्या? एक डिस्ट्रिक्ट न्यायालय का फैसला उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना सर्वोच्च न्यायालय का फैसला महत्वपूर्ण होता है। जब तक निचले अदालत के खिलाफ कोई फैसला ऊपरी अदालत नहीं दे देती है तब तक वो आदेश उतना ही मायने रखता है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका पे हमला, सरकारों पे हमला, पुलिस पे हमला, और क्यों? केवल और केवल वोट बैंक के लिए। ठीक है अरविंद भाई, मैं बाकी मेहमानों को भी बहस में ले आऊं, फिर आता हूं पास। नसीम खान साहब, क्या कल राहुल गांधी संभल जाएंगे? ऐसी सूचना है, और इस पर संभल प्रशासन ने और मुरादाबाद के कमिश्नर ने रिएक्ट भी किया है कि राहुल गांधी कल जाएंगे इस खबर पर। दूसरा मेरा प्रश्न ये कि आज राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया
पार्लियामेंट में, उसमें इंडिया अलायंस के छोटे पार्टनर तो रहे आम आदमी पार्टी और लोग, लेकिन जो दो सबसे बड़े पार्टनर हैं इंडिया अलायंस में, नेक्स्ट टू कांग्रेस सपा है और सपा के बाद टीएमसी। सपा और टीएमसी दोनों ने अपने सांसदों को राहुल गांधी के प्रदर्शन से दूर रखा। क्यों नसीम खान साहब? मैं आपके सवाल को सुन नहीं पाया क्योंकि नेट की कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। भाई मैं ये पूछ रहा हूं क्या कल राहुल गांधी जाएंगे संभल? एक सवाल नंबर 2, आज राहुल गांधी ने जो विरोध प्रदर्शन संसद में किया उससे समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों को दूर रखा, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपने को दूर रखा। नहीं देखिए अमिताभ जी, निश्चित रूप से कहीं भी अगर कोई घटना होती है और जिसमें साफ साफ दिखाई देता है सरकार और प्रशासन इन्वॉल्व है, किसी के साथ ज्यादती होती है और लोग मारे जाए वहां पर, उनकी बात को सुनने समझने के लिए जनसिद्ध अधिकार है कि जो पीड़ित हैं उनके पास पहुंचना चाहिए, उनके पास नेताओं को जाना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में होती थी वो जाती है लगातार, और जिन प्रदेशों में विपक्ष में वो वहां उनके नेता जाते हैं। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, कल हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, चारों तरफ मैसेज आ रहे हैं, मीडिया के भी फोन आ रहे हैं कि राहुल गांधी कल सुबह 6 बजे दिल्ली से संभल के लिए निकलेंगे। और हम लोगों ने समय भी दिया योगी सरकार को, 1 तारीख तक उन्होंने बैन लगाया, फिर 2 तारीख आया, फिर 2 तारीख के बाद 10 तारीख कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी की सरकार है वो संभल की सच्चाइयों को छुपाना चाहती है, इसीलिए नेताओं को और विपक्ष को वहां जाने से रोक रही है, क्योंकि लंबा समय हो गया कि सच्चाई तो पता चलनी चाहिए कि गलती नहीं, वो तो ठीक है नसीम भाई, ठीक है, लेकिन एक मिनट, ठीक है, लेकिन मसला मैंने तो एक सवाल पूछा था कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस 2 बड़ी पार्टियां हैं जिनके चलते टिका है इंडिया गठबंधन, उसमें कुछ संख्या दिखती है। उन दोनों पार्टियों ने आज राहुल गांधी के प्रोटेस्ट मार्च से अपने को अलग क्यों कर लिया पार्लियामेंट में? आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टियां तो रही कांग्रेस के साथ, बट ये दोनों नहीं रहे। अलग कुछ नहीं किया है। अच्छा। और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से साथ है, उसके बावजूद आप ये देखिए कि संजय सिंह साथ खड़े हुए हैं, और बल्कि अरविंद केजरीवाल जी, अरे दादा गजब ये किए हो, मैंने तो ये पहले आपके बोलने से पहले कह दिया, आप काय नाम गिना रहे हो? मैंने तो बता दिया आम आदमी पार्टी और छोटी पार्टियां रही हैं साथ। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं हो सकता, उनकी कोई अपनी पार्टी की मीटिंग हो, कोई इंटरनल कोई बात हो, वो इस वजह से नहीं आ पाए। नसीम भाई रुकना होगा, मैं अशोक जी के पास चलूं, उससे पहले नसीम भाई को एक जानकारी दे दूं कि ऐसी बात ना बोलो जिसका खंडन सोशल मीडिया पहले हुआ जब है, कोई मीटिंग शीटिंग नहीं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हम उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, उन्होंने कहा हम कांग्रेस के एजेंडे के पीछे चलने के लिए हैं क्या? हम कांग्रेस के एजेंडे मोहर लगाएंगे क्या? राहुल गांधी का एजेंडा है, राहुल गांधी करें। इसी टोन में सपा ने अपने को अलग कर लिया। कोई मीटिंग नहीं थी, ऐसा थोड़ा कि कहीं तिलक परीक्षा में जाना था, सब पार्लियामेंट में ही थे। क्या की मीटिंग? सब पार्लियामेंट में थे भैया, इसलिए मैंने सवाल पूछा। इतना सरल सवाल होता तो मैं आपसे क्या पूछता अगर मीटिंग होती। सब वहीं थे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी से दूरी बनाई। अशोक जी, संभल में खुदाई 1, मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दिया गया 2, तीसरा आरोप एक को भी वोट नहीं डालने दिया गया। खुदाई कहां हो रही है? नमाज किसको नहीं पढ़ने दी गई और एक आदमी ने भी वोट नहीं डाला, तो ये 65 से 70% वोट कैसे पड़ा? अशोक जी देखिए, खुदाई का जो जहां तक सवाल है, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो एसेसरीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग मिलके एक ही उनका उद्देश्य है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर का विवाद खड़ा करो और उसके आड़ में फिर वो बाद में वो खुदाई का उनका ऑब्जेक्टिव है। देखिए, उस खुदाई में अमिताभ जी सिर्फ इस देश का, हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि इस देश का भाईचारा ही नहीं उसमें डूबेगा, बल्कि उस खुदाई में हमारे 80% हिंदू आबादी के जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी नौकरियां भी उस खुदाई में जो कब्रगाह बन जाएंगी। उस खुदाई में हमारे जो ये जो है हमारे जो नौजवान हैं उनकी नौकरियां भी उसमें जाएंगी, तमाम तरह की समस्याएं जाएंगी। लेकिन सवाल उठता है अमिताभ जी की भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती क्यों? सवाल ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर इस देश में लाखों धार्मिक स्थल हैं, तमाम मस्जिदें हैं, गुरुद्वारा है, जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, कहां कहां आप खोदेंगे, कहां कहां खोजेंगे और कब तक खोजेंगे? क्या सरकार को जनता ने सिर्फ खोजने के लिए और खोदने के लिए चुना है? अशोक जी एक सप्लीमेंट्री फिर आप अपनी बात की, अभी आपको समय है, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री। मुझे वो मुकदमा बताइए ज्ञानवापी का, मथुरा का, संभल का, बदायूं का,
मुझे वो मुकदमा बनाइए, बताइए जो भारतीय जनता पार्टी पिटिशनर हो। बाकी आप कैसे कि दुनिया को रोक लोगे, पूरे भारत को आप रोक लेंगे, कोई मुकदमा नहीं करेगा मस्जिद पर? आप कैसे रोक, किस हैसियत से रोक सकते हैं आप बताओ ना? भाजपा ने किया हो, मुझे पिटिशन नंबर बताइए, मैं अभी ओपी सिंह से पूछूंगा कि भाई आप मुकदमा कैसे कर रहे हो। वरना समाजवादी पार्टी को किसने हक दिया कि वो मेरे इस राइट को रोक देगी कि आप मुकदमा नहीं करोगे? हर आदमी हर चीज पर मुकदमा कर रहा है और अदालत फैसला नहीं देगी, इस पर कैसे जिद हो सकती है? बोले ना, अब सपा ने कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया, मुकदमा इस पर फैसला नहीं आया। कैसे संभव है भैया अशोक जी? नहीं संभव है ना। अदालत में मामला जाएगा तो अदालत फैसला देगी। क्या ब्लैंक चेक चाहते हैं कि नहीं, आप कुछ नहीं होगा? और अगर यही बात है अशोक भाई, तो कभी एक बात ये भी कही होती सद्भाव के लिए, गंगा जमुना के लिए, भाईचारा के लिए, कि देश भर के वक्फ बोर्ड से भी समाजवादी पार्टी अपील करती है कि जमीन कब्जा वाला मामला छोड़ दो यार, अब इससे तनाव पैदा होता है। नहीं तो बात में वजन आ जाता। अशोक जी, जी मैंने पहले ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके एसेसरीज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग हैं जो कि विजुअल होते हैं कि हाँ भाजपा के लोग हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ जो डमी के रूप में चलते हैं वो दिखते नहीं, लेकिन वो लोग भी वैसे ही, उनका अस्तित्व है, जितना अस्तित्व इनका उससे ज्यादा अस्तित्व उनका है, लेकिन वो डमी कैंडिडेट के तौर पर रहते हैं। तो उन्हीं लोगों से भाजपा ये करवाती है ताकि डायरेक्ट उसके ऊपर आक्षेप न लगे। और इसका उद्देश्य मैंने पहले भी कहा और फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि सिर्फ इस खुदाई का और इस जो खोजने का और खोदने का जो प्रक्रिया है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, इस देश के 80% आबादी का ब्रेन वॉश करना, और दूसरा उद्देश्य है पीडीए समाज के आरक्षण को उसमें डुबा देना, छात्रों नौजवानों को भविष्य को उसमें डुबा देना। नहीं अशोक जी, एक छोटा सवाल और रह गया था, एक छोटा सवाल और रह गया था। अखिलेश जी ने और रामगोपाल जी ने दोनों ने शब्द का इस्तेमाल किया कि एक आदमी को वोट नहीं डालने दिया। एक आदमी ने भी वोट नहीं डाला तो ये इतने वोट पड़ कैसे गए? देखिए बिल्कुल सही आपने सवाल किया। आप वहां पे कुंदरकी में या एक दो जगह और आप देखिए, जो वहां पे हमारे कई साथी, हमारे कैमरामैन गए थे, पत्रकार साथी गए थे, उनके सामने ये घटना घटी और लाइव पूरा दुनिया ने देखा कैसे उन लोग अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लेके खड़े थे और मुसलमान समाज के लोग थे। ये बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एक भी वोट नहीं पड़ा तो ये वोट आए कहां से? नहीं कुछ एक मिनट भैया, एक मिनट, सीसा मऊ में आप बिना वोट पड़े जीत गए, करहल में बिना वोट पड़े जीत गए। आप तो कह रहे हो एक भी वोट ही नहीं पड़ने दिया, हाउस में खड़े होके कहा है भाई, तो जिम्मेदारी तो बन लेनी होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। क्या सीसा मऊ करहल में बिना वोट के जीत गए? अमिताभ जी देखिए, हर शब्द का या हर सेंटेंस का कुछ वर्बली होता है, कुछ मेटाफोरिकली होता है। तो एक भी वोट समझिए ये मेटाफर है। एक भी वोट न डालने देने का मतलब ये है कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स, जिनको लगा कि ये समाजवादी पार्टी का वोटर है, उनको रोका गया। इसका मतलब कि हमारे ठीक है अशोक जी, ठीक, अभी रुकना होगा, मैं ओपी सिंह जी के पास चलूं। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, समाजवादी पार्टी को फिर तो अपने पे बहुत गर्व करना चाहिए। अगर उसके एक भी आदमी को वोट नहीं डालने दिए, हम अशोक जी की बात ऊपर कर देते, समाजवादी पार्टी के एक भी आदमी को वोट नहीं डालने देगा, ये बात रामगोपाल और अखिलेश जी कह रहे, मान लेते चलो, तब करहल में इतना वोटर हो गया है कि सपा का एक आदमी वोट नहीं डाल पाया और तेज प्रताप जीत गए, भले 14,000 से जीते, तब तो गजबे हो गया। नहीं, ये तो विश्व का आश्चर्य हो गया अशोक भाई। 1952 से लेके आज तक कभी इतना बड़ा आश्चर्य हुआ ही नहीं, चमत्कार। आपका एक आदमी वोट नहीं डाल पाया और आपके दो कैंडिडेट जीत गए। ओपी सिंह जी, संभल से निकलकर संसद आ गया। दोनों सदनों में सपा के दो सबसे ताकतवर चेहरों ने मोर्चा संभाला, राज्यसभा में रामगोपाल जी और लोकसभा में अखिलेश जी। धारदार तीखे आरोप और एक मैसेजिंग देने की कोशिश मुस्लिम समाज को कि केवल हम हैं जो आपके लिए खड़े हैं, आपके लिए लड़े हैं। कांग्रेस इस अवसर से चूक गई। वो लोकसभा में अडानी और राज्यसभा में अडानी उलझी रही। तब तक अखिलेश यादव ने अपनी गाड़ी साइड से निकाल के संभल पर पार्क कर दी। लेकिन आप पर बड़े गंभीर आरोप हैं। मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही,
संभल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मुसलमान लड़कों को गोली मार दी पुलिस ने, ये शब्द है, मुसलमान लड़कों को गोली मार दी पुलिस ने। और खुदाई की जा रही है संभल में। देश में लोग सुनेंगे इतने बड़े नेताओं के आरोप तो उनको चिंता हो जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण घटना संभल में जो घटी उसमें समाजवादी पार्टी ने पूरा कमान संभाल लिया, इसमें कोई दो। और जिस प्रकार से सर्वे के दौरान पुलिस पर 3 तरफ से हमला किया गया, वैसे समाजवादी पार्टी इस समय 3 तरफ से हमला कर रही है। एक तरफ से भतीजा अखिलेश यादव, दूसरी तरफ से चाचा रामगोपाल यादव और तीसरी तरफ से चाचा शिव गोपाल यादव, और तीनों को विषय दे दिया गया है। भाई देखो, तुम एक काम करो, आप उठाओ ये कि हम न्यायिक आयोग को नहीं मानेंगे, आप कह दो कि हम जो है छोटे छोटे जज वो कर रहे हैं, तो दूसरा कहेगा भैया चलो संभल का जो मूल विषय है वो हम ले लेते हैं। तो चाचा दूसरे ने कहा कि नहीं देखो ये सब तो ठीक है, वो जो मासूम और शहीद हुए हैं वो विषय हम ले लेते हैं, उन्होंने ले लिया। और देखिए 24 तारीख को ये घटना घटी, 4 लोग मारे गए, 30 पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन किस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने कमर कसी है, मैं उसके लिए उसको बधाई देना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो इनकी मंशा थी, क्या पहले मंशा थी? भाई देखो घटना घट गई, पहले तो एक काम करो, हम लखनऊ से, तुम सैफई से, तुम दिल्ली से, तुम मेरठ से कूच करो। कहां कूच करो? संभल। क्यों? मासूमों के घर वालों से मिलने के लिए। जिन्होंने पुलिस पर हमला करके 30 लोगों को घायल कर दिया, फोटो छपी, वो मासूम है। और ओवैसी भाईजान ने तो उससे भी बढ़ करके बोला नहीं ये मासूम नहीं है, ये शहीद है। क्या है? शहीद है। तो ये शहीदों और मासूमों की होड़ लगी। इनको पता कि न्यायिक आयोग जांच कर रही है और जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक के लिए रोक लगा दी है। क्या रोक लगाई है? बाहरी जनपद के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश वर्जित है, किसी भी राजनीतिक दल के प्रतिनिधिमंडल को जाना मना है। बोले नहीं हम तो जाएंगे। बोले क्यों जाएंगे? क्या अगर नहीं जाएंगे तो फोटो सेशन कैसे होगा, राजनीतिक नौटंकी कैसे होगी, और मेरे मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा। तो कांग्रेस ने कहा अरे तुम जाओगे, हमारा फोटो सेशन नहीं होगा। तो अजय राय ने लखनऊ से कह दिया मैं भी जाऊंगा। और आज तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। राहुल गांधी ने भी कह दिया। दोनों की कुंडली एक है। क्या क्या है? वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और मुस्लिम तुष्टीकरण। जब से 1947 के बाद से आप जवाहरलाल नेहरू के जमाने से देख लो और 1992 से समाजवादी पार्टी की संख्या। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक बड़ा अच्छा सवाल किया हमारे अशोक भाई ने, कहा ये बताइए अफ्ताब जी जहां जहां मस्जिद होगी वहां आप खुदाई करोगे, कहां खुदाई करोगे? तो बिल्कुल सही कहा। अयोध्या में खुदाई हुई, सर्वे हुआ, ज्ञान वापी का आप चल ही रहे हो। आपको तो पता है वहां भगवान शंकर की, आदिनाथ भोलेनाथ की मूर्ति तो थी नहीं, वो तो कहीं से उठा के लाई गई। ज्ञान वापी पहले से था और उनको पता है कि औरंगजेब तैमूर लंग ने उसको कई बार तोड़ा, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, ये इनको पता है। मथुरा में कृष्ण भगवान को तोड़ा। तो आपको तो कहीं जमीन मिली नहीं पूरे भारतवर्ष में। कहां मिली जमीन मस्जिद बनाने को? जहां जहां हमारे आराध्य थे। कहां आराध्य थे? अयोध्या में, काशी में, मथुरा में और सोमनाथ मंदिर में। दूसरी बात, आप जो सवाल हमसे पूछ रहे हो, एक हंगामा चल रहा है बनारस में, उस पर डिबेट नहीं हो रहा। हंगामा क्या चल रहा है? जब 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उदय प्रताप कॉलेज के 115वें जयंती पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गए। 4 दिन बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज थी। अचानक संख्या बढ़ जाती है और कहते भाई सुनो, ये 115 साल पुराना उदय प्रताप कॉलेज जो 150 एकड़ में है, ये कुछ नहीं, नोटिस लो। क्या नोटिस लो? ये वक्फ बोर्ड की जमीन। मतलब जहां आप मंदिर, जिस जमीन पर आप ताक दोगे वह वक्फ बोर्ड है। उसको आप अशोक यादव नहीं पूछ सकते, उसको कांग्रेस नहीं पूछ सकते। पूछोगे किस? और एक बात मैं दावे करके अपनी बात समाप्त करता हूं, अशोक यादव वो आप पढ़े लिखे हो, पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा मंदिर बता दो जो मस्जिद तोड़ करके बनी है। हमारे इतिहास में
सारे हमारे आराध्य देवता के मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनी है। अशोक यादव, आप हिंदू समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बाद में हो, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बात, आपके नेता करोड़ों लोग सदन में देख रहे हैं, अब आप फर्जी बोल रहे हैं। आप इतने बड़े संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री रहे, आप कह रहे हो खुदाई हो रही है, वहां रोक नहीं रहा, खुदाई हो रही है संबल में, और दूसरा वोट नहीं डालने दिया। दरअसल इनको जानते चिढ़ क्या है। एक बार 1 सेकंड और मैं बात कह लूं अवतार जी, इसके पहले इनको चिढ़ एक बार और हुआ था, आजमगढ़ रामपुर स्वार में चिढ़ हुआ था। इस बार इनको कुंदरकी में चिढ़ है। चिढ़ तो इनको बहुत बड़ी है। 27 के सत्ताधीश का सपना जो सेमीफाइनल का था चकनाचूर हो गया। ठीक, ओपी भाई अभी रुकना होगा, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, अरविंद जी ठीक, ओपी सिंह जी कुंदरकी में अभी रुकना होगा, हम वहां लाखों वोट से हार कैसे गए। ठीक, रुकिए। अरविंद सिंह जी, जो बात मैंने अशोक जी से कही थी, उनसे छेपक में कही थी, ये पूर्ण प्रश्न आपके सामने से शुरू करता हूं। कहा जाता भाई गंगा जमुना की लाज रखो, भाईचारा की लाज रखो, रुमाली रोटी की लाज रखो, आदि आदि। क्या चलो सबकी लाज रख ले, क्या आंख मीच लेते हैं, आंखों बिल्डिंग वाला चश्मा लगा लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन कोई ये बोलेगा वक्फ बोर्ड को कि आप यूपी कॉलेज के 150 एकड़ जमीन हड़पने के चक्कर में क्यों लगे हो, 115 साल पुराना है। तब वक्फ बोर्ड नहीं था, 115 साल से बाद दावा, अब उनको समझ में आई। जब योगी जी ने वहां जाकर कहा कि हम इसको यूनिवर्सिटी की मान्यता देने जा रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड वाले कागज चिपका गए। इस पर कोई, इससे कोई प्रेम बढ़ रहा है, भाईचारा डबल मजबूत हो रहा है, गंगा जमुना दोनों मस्त हो रही हैं इस ढंग के आक्रमण से। और सारा खतरा कोर्ट में कोई पिटीशन डाल दे कि नीलकंठ महादेव हैं ये बदायूं की मस्जिद के नीचे, तो हाय हाय हो जाएगी पूरे विश्व में, बोले हाय राम देश में आग लगाना चाह रहे। मैं तो समझे ही नहीं, अदालत के रास्ते पर आग कैसे लगेगी। अदालत में तो आग बुझाई जाती, आग लगाई नहीं जाती। लेकिन यूपी कॉलेज की 150 एकड़ जमीन हड़पने जो वक्फ बोर्ड आया, उसको ये गंगा जमुना का नारा ताबीज क्यों नहीं पहनाया जा रहा। अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। एक तरफ तो वक्फ बोर्ड को छूट है, चाहे जिसकी जमीन पर हो चाहे उस पर अपनी उंगली रख दे और दावा कर दे कि ये जमीन हमारी है, और आप उसको सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते हैं वक्फ बोर्ड में। वो सुनवाई वक्फ बोर्ड के अंतर्गत ही होगी, जहां जज भी मुस्लिम होगा, एडवोकेट भी मुस्लिम होगा और वहां का रिसर्च स्कॉलर भी मुस्लिम होगा। लेकिन गलती से कोई हिंदू समुदाय का कोई व्यक्ति कह दे कि यहाँ पे हमारे आराध्य देव का मंदिर था, और साक्ष्यों के आधार पे कहे, मुस्लिम राजाओं के शासन काल में जो साक्ष्य गढ़े गए उनके आधार पे कहे, तो कहा जाएगा कि आप शांति व्यवस्था भंग करना चाहते हैं। यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सोच ये है कि वक्फ बोर्ड कुछ भी करे, 100 खून उसका माफ है, लेकिन कोई एक हिंदू कह देता है कि यहाँ हमारे आराध्य देव के मंदिर को तोड़ा गया है, तो उससे समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को लगता है कि इससे देश की शांति भंग हो जाएगी। अमिताभ जी, एक बहुत खतरनाक बात बोली गई है आपके डिबेट में, और हमारे मित्र अशोक यादव जी ने कहा, इन्होंने क्या कहा कि कुछ लोग इस देश के 82 करोड़ 80 करोड़ हिंदुओं के भविष्य को अंधकार में डालना चाहते हैं। अरे भाई, कैसे अंधकार में जाएगा? हम भारत में संविधान को मानते हैं, कोई विवाद है तो हम न्यायालय में ले जाएंगे, न्यायालय जो फैसला देगा उसको हम स्वीकार करेंगे, ये कहने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप इनडायरेक्टली धमकी दे रहे हैं कि यदि फैसला मुसलमानों के हित में नहीं आता है तो 82 करोड़ इस देश के हिंदुओं का भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। क्या डाल देगा? हम बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, हमने उसको अंगीकार किया है और हमें अपना मानस ऐसा बनाना चाहिए। ठीक है अरविंद जी, आपने जो बात कही, आपने जो आरोप लगाया, मैं उस पर अशोक जी की टिप्पणी ले रहा हूं। अशोक जी, अरविंद जी कह रहे हैं कि आप ये धमकी देना चाह रहे हैं कि अगर फैसला मुसलमानों के पक्ष में नहीं आया तो 80 करोड़ हिंदुओं के भाग्य पर ताला लग जाएगा। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जाकी रही भावना जैसी, आगे आप जोड़ लीजिए, तो उनकी भावना वही है। मेरे कहने का ये मतलब था, और सिर्फ यही मतलब था, कि इस तरह का धार्मिक उन्माद के आड़ में भारतीय जनता पार्टी
देश की 80% हिंदू आबादी का ब्रेन वॉश करना चाहती है, उसके दिमाग को शून्य बनाना चाहती है, उसके दिमाग में अफीम गांजा भरना चाहती है, ताकि उसके बच्चे नौकरी की बात ना करें, अपने करियर की बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ धर्मांध होकर के सड़कों पे भाजपा के पीछे 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 घूमे। मेरे कहने का सिर्फ और सिर्फ यही आशय था। इसके अलावा अमिताभ जी देखिए, मैं यहाँ पे आप हैं, हम हैं, या देश के सभी लोग नागरिक हैं, लेकिन सबसे पहला दायित्व यही होना चाहिए जो हमारा सोशल जो स्टेटस नहीं अशोक भाई, मेरा वह स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न है। यूपी कॉलेज का एक उदाहरण सामने है अभी 4 दिन का। ऐसी हरकतें गंगा जमुना को मजबूत करेंगी, भाई और चारा दोनों इससे मजबूत हो जाएंगे। ये क्या तमाशा है? 150 साल पुराना इंस्टीट्यूशन, वहां जाके 4 मौलाना गए और पर्चा चिपकाए। अगर आपकी बात वो लोग सुनते हैं, आप कहते हो कि हमारे लोग हैं, कहते हो ना कि हमारे लोग हैं, तो अपने लोगों को बोलो ना कि ये सब ड्रामा बंद करें। अशोक भाई, ये ठीक नहीं है क्या? अमिताभ जी, अब आप कह रहे हैं हमारे लोग किसी खास वर्ग को, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। हमारे तो देश के सारे नागरिक नहीं आपने, अरे भाई एक मिनट, आपने कुंदरकी से लेके ना अशोक भाई, मैंने गलत नहीं बोला। आपके सर्वोच्च नेताओं ने ये बोला कि हम कुंदरकी में, कटहरी में, मझवा में हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। फिर एक बड़े नेता ने, शीर्षस्थ नेता ने स्पष्ट किया गया मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया गया। तो इसका मतलब आप क्लेम कर रहे हो मुसलमान हमारे हैं, इसलिए मैंने निवेदन देखिए, अन्यथा नहीं करता। मैं भी निवेदन ही कर रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि देश का हर नागरिक हमारा है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो। लेकिन जो कुंदरकी घटना आप वोटिंग वाले दिन बता रहे थे, वो समाजवादी पार्टी के वोटरों को चिन्हित करके प्रशासन द्वारा रोका जा रहा था। ये उस दिन का मतलब ये था। और दूसरी बात, आपने जो सवाल किया, अभी हमारे ओपी सिंह जी बोल रहे थे, बहुत मुझे अच्छा लगा। एक भारतीय जनता पार्टी में एक स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग डिलीवरी करने वाले लोग भी हैं, जो बढ़िया बढ़िया स्क्रिप्ट लिखते हैं और बढ़िया बढ़िया डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं। अभी तक तो हम लोग यही जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो गला काट प्रतियोगिता चल रही है, वो धार्मिक नफरत फैलाने की गला काट प्रतियोगिता चल रही है कि कौन नेता कितना ज्यादा धार्मिक उन्माद फैला सकता है, कितना ज्यादा धार्मिक नफरत। अशोक जी, सारी बातें आप ठीक, अब रुकना होगा। आपने सारी बातें कही, पूरी रामायण दोबारा से बांची, लेकिन ये नहीं कहा कि हाँ भैया हम इस बात की निंदा करते यूपी कॉलेज में क्या बवाल खड़ा किया बख्श वालों ने। इसे ऐसा काम होगा? आप गजब कर रहे हो ना। आप उन 4 मौलानाओं के ऊपर बोलने से डर रहे हैं, और जो आदमी अपने संवैधानिक अधिकार के तहत मुकदमा करता है अदालत में जाके, आप कहते हो ये गंगा जमुना को घायल कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि वक्फ का तमाशा बंद होना चाहिए, नहीं कह सकते ना। अमिताभ जी, वक्फ बोर्ड में कौन होते हैं? वक्फ बोर्ड में कोई प्राइवेट तो होता नहीं। वक्फ बोर्ड में तो सरकारी लोग भी होते हैं। वक्फ बोर्ड में वहां के विधायक, अरे हम करें उसमें काला चोर हो भैया, कोई हो, मैं आप हिम्मत करो और आप कहो कि हम निंदा करते हैं वक्फ बोर्ड की इन हरकतों की, आप तो बोलो। अमिताभ जी देखिए, जब इस देश में 800 साल पुरानी मस्जिदों पे इतना बवाल हो रहा है, फिर शांत रहो। क्या उसकी तारीफ होनी चाहिए? ठीक है अशोक जी, होनी चाहिए। अब रुकना होगा। अगर समाजवादी पार्टी का वक्फ की इस हरकत पर ये तर्क है कि 800 साल पुरानी मस्जिदों पर भी तो केस हो रहा है, तो आपको मस्जिदों पर होने वाले केस पर भी मौन धारण कर लेना चाहिए तत्काल प्रभाव से। आप वक्फ पर मौन है तो मस्जिद पर भी मौन हो जाइए। क्या होने दीजिए, फिर जो अदालत फैसला करेगी उस पर निर्णय हो जाएगा, उस वक्त प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। फिर ये लड़ाई में मत कूदिए कि हमारे लोग ना, संभल खुद रहा है, मत पड़िए चक्कर में। मुकदमा है, ठीक है, क्या कोई इंडिविजुअल लोग जाके कहीं मस्जिद गिरा रहे हैं? नहीं ना, मुकदमा है, मुकदमे में जो निर्णय होगा वो मान लिया जाएगा। और नहीं तो फिर वक्फ बोर्ड की मजम्मत होनी चाहिए। नसीम खान साहब, 115 साल पुराने शिक्षा संस्थान पर अचानक से वक्फ बोर्ड के 4 मौलाना गए और उन्होंने वहां पर्चा चिपका दिया, बोले ये जमीन हमारी है। क्या 150 एकड़ जमीन है, आज की तारीख में उसकी कीमत समझ लीजिए। क्या अब वहां जो छात्र समुदाय है वो आंदोलित है, वह तनाव की स्थिति पैदा हो गई। क्या कांग्रेस वक्फ बोर्ड की इस तरह की जो क्रियाकलाप है इसकी निंदा करेगी? भाई नसीम भाई हैं क्या? हाँ, उनका कुछ लाइन की प्रॉब्लम है क्या? नसीम भाई आपको आवाज मिल रही है? नहीं, ये प्रश्न भी थोड़ा कठिन है। ओपी सिंह जी, भाई जब तक हम
एक भाईचारा हो या गंगा जमुना हो, दो चीजें दोनों में, इधर भाई भी चारा भी, गंगा भी जमुना भी, एक के पक्ष में खड़े होने से तो और दूसरे की निंदा करने से तो फिर बात नहीं बनेगी। खड़ा होना होगा तो बीच में खड़ा होना होगा। अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि मैंने इतना आक्रामक रुख अपनाया आज पार्लियामेंट में, तो कल राहुल गांधी ने संभल जाने का फैसला कर लिया है। अभी तो मामला अजय राय का था, अब कल है राहुल गांधी का। बताया जा रहा कल सुबह वो संभल के लिए निकलेंगे, जाएंगे नहीं, निकलेंगे। तो जब निकलेंगे तो उतनी चुनौती तो खड़ी हो जाएगी झूमा झटकी की। जी जी, कोई चुनौती नहीं होगी, फोटो सेशन तक चुनौती है और राजनीतिक नौटंकी तक चुनौती है, वो खत्म हो जाएगा। वो पूरा सेशन करीब 1 से 1.5-2 घंटे का चलेगा। मैं आपको कल बता दे रहा हूँ पहले से, जब पूरे देखा नहीं आपने, पूरा कांग्रेस ने सूचित किया है सभी चैनलों को, सभी सोशल मीडिया को, सभी प्रिंट मीडिया को कि सुबह 6 बजे राहुल गांधी जी संभल के लिए प्रस्थान करेंगे। तो सारी मीडिया खड़ी हो जाए, पुलिस उनको रोकेगी, धरना पर बैठेंगे, नारा लगाएंगे, फोटो खींचा जाएगा, उनका काम तमाम खत्म। देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर चल रही थी चर्चा, वक्फ बोर्ड। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वक्फ बोर्ड की न तो संविधान में कहीं जिक्र है और न तो कहीं कुरान में जिक्र है। यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न तो बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में वक्फ बोर्ड की व्यवस्था किया। जो कांग्रेस पार्टी थी वो तुष्टिकरण वोट बैंक के लिए संविधान में उसने 2 बार संशोधन करके वक्फ बोर्ड को पहले अधिकार दिया, फिर दूसरे संशोधन में उसको पावरफुल बना दिया। उन्होंने ऐसा किया और आज यही कारण है, 10 साल और कांग्रेस होती ना अमिताभ जी, पूरे भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख हेक्टेयर जमीन है। कई देश का क्षेत्रफल नहीं है जितना वक्फ बोर्ड के पास जमीन, दरगाह और जमीन है। वो कांग्रेस का तुष्टिकरण का अपना मामला। और यही कारण है कि चाहे मुलायम सिंह यादव हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, पीडीए का नारा देते हैं। किस बात का पीडीए? इनसे पूछिए, मुलायम सिंह तो मनमोहन सिंह सरकार के भागीदार थे। जामिया विश्वविद्यालय, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, दोनों में ओबीसी को, मतलब कि पीडीए में मतलब ओबीसी को और एससी एसटी को कोई भी वहां आरक्षण नहीं। बीएचयू, वाराणसी के बीएचयू में व्यवस्था है वहां पर कि वहां पर ओबीसी और एसटी की व्यवस्था आरक्षण की है, लेकिन माता और पुत्र ने दोनों ने 2 बार में, एक बार अलीगढ़ विश्वविद्यालय को और एक बार जामिया विश्वविद्यालय को कहा कि भाई तुम जम्मू कश्मीर के जैसे हमने बनाया है वैसे तुमको मैं अधिकार देता हूं, यहाँ ना ओबीसी चलेगी और न तो यहाँ एससी चलेगी। और कर्नाटक में ये पीडीए की बात करते हैं, हमारी सरकार होती तो अब तक ये ईट से ईट बजा देते। वहां जो ओबीसी का जो आरक्षण था उसमें उन्होंने मुस्लिम वर्ग को घुसा दिया, कहा आ जाओ तुम, इनका कितना है 27%, तुम एक काम करो 17-17 बांट लो, तुम भी आ जाओ। तो ये तो इनका पीडीए है कर्नाटक का, और इसका और ये चला। दूसरी बात कहते हैं कि मुसलमान हमारे हैं, तो ऐसा ताप जी कर जिससे लग रहा मुसलमान। भाई एमवाई का नारा कौन देता है? आप देते हो। आप जो है 2022 का विधानसभा चुनाव में जब करारी हार हुई तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको चिंतन करेंगे। एक भाई, बड़ा भाई दिल्ली में आपको चिंतन और मंथन करेगा, हम लखनऊ में करेंगे क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में है। चिंतन तो किया था और निर्णय क्या निकला कि चुनाव आयोग पन्ना प्रमुखों से बीजेपी के मिलकर के हर विधानसभा में 20-20 हजार यादवों और मुसलमानों का वोट कटवा दिया। इस देश के अंदर केवल 2 ही जातियां रहती हैं, मुसलमान और यादव। इनका 20-20 हजार वोट भारतीय जनता पार्टी से मिलकर चुनाव आयोग ने कटवा दिया। ये तो सार्वजनिक बयान है, इस पर डिबेट आपने किया है, तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप मुसलमानों को जो कहते हैं हमारे। दूसरी बात, ओबीसी की दोबारा में आते हैं, बड़ी चिंता बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, अमिताभ जी, किसी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने निंदा किया है? यूनिस सरकार जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त है
रोज वहां उनके साथ हो रहा है, कभी निंदा कर देते कि वहां के उपद्रवी मुसलमान जो है हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, हम इसके लिए जो है प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे और संबल की तरह। ठीक, ओपी सिंह जी अभी रुकना होगा, नहीं रुकना होगा। अरविंद जी, जिस आधार पर यह कहा जाता है कि पुराने विवाद मत दोबारा से जीवित करिए, इससे गंगा जमुना को नुकसान होगा, भाई और चारा को नुकसान होगा, मुकदमा नहीं करिए, कोई अपने संवैधानिक अधिकार को छोड़ दीजिए कि कोई विवाद हो तो अदालत की शरण में जाओ। उसी तर्क के आधार पर वक्फ बोर्डों को कोई नेता, कोई दल समझाइश देने को तैयार नहीं, न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, न जनता, न आरजेडी, न टीएमसी, कि भैया रहन दो, अब दादा रे दादा रहन दो। क्या बुलडोजर चला दोगे पूरे देश पर? एक मौलाना साहब कह रहे थे कि ये पार्लियामेंट, ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी वक्फ की जमीन है, लो कर लो बात। उनसे कोई ये नहीं कहता कि इससे गंगा जमुना को नुकसान होगा, लेकिन बदायूं की मस्जिद पर कोई रामलाल जाके मुकदमा कर दे और अदालत से कहे हुजूर इसकी जांच करा लो, तो बोले ये पूरा देश तोड़ने का साजिश हो रही है। देखिए, ये वक्फ बोर्ड के जो समर्थक लोग हैं ना, और जो वक्फ बोर्ड है, अंदरूनी उनका विचार तो यह है कि पूरा हिंदुस्तान उनका है, क्योंकि मुस्लिम बादशाहों ने इस हिंदुस्तान पे शासन किया है, तो गाहे बगाहे उनका उद्देश्य यही रहता है कि हमारे कब्जे में आना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तो हमने बंटवारे में लिया और बाकी को जिहाद से लेंगे, और ये सच्चाई है। पूरे विश्व में एक जिहाद चल रहा है इस्लाम का, हिंदू ने कोई जिहाद नहीं चलाया है। हिंदू कहता है हमारा भी सही है, तुम्हारा भी सही है, लेकिन इनके कट्टरपंथी कहते हैं कि केवल हमारा ही सही है, और हमारे सही को जो नहीं मानता है उसको जीने का अधिकार नहीं है, उसको काट दिया जाना चाहिए। मैं 2 लाइन की अटल जी की कविता मैं पढ़ूंगा। हिंदुओं पे आरोप लगा रहे थे हमारे अशोक जी। अटल जी लिखते हैं कि गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतला दे काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं सत मानव हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हिंदू किसी का धर्म स्थान नहीं तोड़ता है, उसके जो टूटे हैं उनकी मांग संविधान के द्वारा जो प्रक्रिया है न्यायालय जाके मांग करने की, उसके तहत यदि वो मांग कर रहा है तो उसको दोषी ठहराया जा रहा है कि तुम दोषी हो, तुम शांति भंग करना चाहते हो। ये वही बात हो गई कि आप मेरे मकान पे कब्जा कर लीजिए और मैं कोर्ट जाऊं तो मुझे समझाया जाए भाई तू कोर्ट मत जाना, कोर्ट जाओगे तो भाईचारा बिगड़ेगा। समाजवादी पार्टी चाहती नहीं है कि संविधान के प्रावधानों के तहत हिंदू कोर्ट जाए, और दूसरे तरफ जो गैर संवैधानिक व्यवस्था के तहत वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई है, वो कुछ भी करे उसका साथ पूर्ण माप है। ठीक अशोक जी, ये एक बड़ी आते हैं जी, ठीक है, ये बड़ी औचित्यपूर्ण बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति, अपने उस अधिकार की रक्षा के लिए कोर्ट जा सकता है, इस पे तो कोई रोक नहीं लगा सकता, ना पार्लियामेंट ना कोई। ठीक, ये तो भारत के संविधान का बेसिक राइट है जो कॉमन आदमी को मिला है। ठीक, सरकार ये मुकदमा दायर करे कि बदायूं में नीलकंठ महादेव है मस्जिद के नीचे, तो चिंता की बात है कि सरकार का विषय ये नहीं। सरकार का विषय ये है कि अदालत जो निर्णय दे उसको लागू करा दीजिए। अयोध्या में मंदिर सरकार ने नहीं बनाया अशोक जी, सरकार से अठन्नी नहीं गई। अयोध्या से का मंदिर भारत के करोड़ों करोड़ लोगों ने बनाया है। गरीब ने भी दिया, अमीर ने, पूरे विश्व भर से आया है। फिर क्या समस्या है? और दूसरी ओर वक्फ जैसे एक बिल्कुल जो है ना कि अभयारण्य में एक दौड़ रहा है, बिल्कुल सबको तहस नहस करके बोले दौड़े रहो बेटा, इसी गंगा जमुना मजबूत हो रही है। इससे आपको नहीं लगता कि क्रेडिबिलिटी का सवाल उठता है? जो कॉमन आदमी है, सेंसिबल आदमी है, वो सोचता है यार वहां इनको आपत्ति है अदालत में भी, और वक्फ बोर्ड को खुली छूट दे दी, बोले कागज पेन पकड़ो, चाहे जा लगा देना, चस्पा कर देना, क्योंकि कोई मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता मारे डर के, बोले अपने लोग नाराज हो जाएंगे।
बोले मंदिर का प्रश्न हो तो लानत मलानत कर दो ठोक के तुरंत। कब गंगा नाराज है, जमुना नाराज है, भाई नाराज है, चारा नाराज है, भक्त वोट बोले ना बाबा रे बाबा ना। ये ऑब्वियस दिखता है अशोक भाई। अमिताभ देखिए, पहले आपने सवाल जो किया कि सरकार किसी मंदिर को लेकर के विवाद खड़ा नहीं करती, तो ये बात तो उसी तरह सही है जैसे गांव में देहात में एक कहावत कही जाती है कि गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। तो इसमें कुछ कहना सुनना है नहीं, सबको पता है ये सरकार के इशारे पे सरकार के लोग सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके इस तरह का आए दिन विवाद खड़ा कर रहे हैं। ये ब्रैकेट में आप कर सकते हैं चाहे तो। और दूसरी चीज, एक कबीर दास का दोहा है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहो से दोस्ती ना काहो से बैर। तो आज जो सरकारें हैं, चाहे केंद्र में हो या योगी जी की सरकार हो, ये इस नारे के उलट एकदम काम कर रहे हैं कि दोस्ती छोड़ दीजिए, वो बैर खोज रहे हैं। बैर के अलावा कुछ खोज ही नहीं रहे हैं, बैर खोज के उसमें अपना जो पैर फंसा रहे हैं। तो इस तरह के कब तक चलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अमिताभ जी 2-3 एजेंडे हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला एजेंडा अटैक ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे हमला करो। दूसरा एजेंडा जो इनका है कि कारपोरेट का इंपावरमेंट ऑफ कारपोरेट। और तीसरा एजेंडा इनका है कि मेजोरिटेरियनिज्म, जो बहुलतावादी जिसको कह सकते हैं, बहुसंख्यकवादी जिसको कह सकते हैं, कि इसके अलावा शॉर्टकट रास्ता है ये। मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा वर्ड अमिताभ जी ने जो सबसे शॉर्टकट रास्ता सत्ता तक पहुंचने का। आप बिजली, सड़क, पानी, नौकरी चाकरी, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, किसान उत्पीड़न, कौन जाएगा यार इस बवाल में फंसने? छोड़ो ये सब, आप सीधे मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिटिक्स करो, बहुलतावाद की पॉलिटिक्स करो, हिंदुओं को दिमाग में जहर घोलो, उनको धर्मांध बनाओ। ठीक है अशोक भाई, बवाल जो है कुर्सी पे टांग दो और सीधे सत्ता का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। 5 साल 10 साल के लिए सत्ता का रास्ता प्रशस्त, एकदम जय जयकार। तो इस तरह का जनता, कितना दिन आप जनता को बेवकूफ बनाएंगे? एक लिमिट है ना अमिताभ जी। ठीक है अशोक भाई, वो सारी चीजें खुल नहीं धीरे-धीरे। ठीक है। मुलायम सिंह जी ने जब सपा बनाई है, ओपी सिंह जी आ रहा हूं, तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि यादव हमारी तरफ से आ जाएगा, मुसलमान को लाना है। क्या इतना जुड़ जाएगा तो 30% की पार्टी हो जाएगी पहले दिन से? क्या अब ये बहुसंख्यक बात था, अल्पसंख्यक बात था, ये अशोक भाई तय करें। एक दूसरी बात मैं कहता हूं कि ये बात मुझे कांग्रेस के एक बहुत बुजुर्ग महिला नेता ने बताई थी, वो उस प्रक्रिया में शामिल थी। अशोक जी, कांग्रेस इस वक्त आपकी बड़ी भाई है, बड़ा भाई है। मैंने पूछा राजीव गांधी ने फैसला क्यों किया, अव्यवहारिक फैसला? बोले उनके 4-5 मित्र थे, उन्होंने, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, उन्होंने समझाया कि भाई ये काम करो, इधर शाहबानों वाले मसले को पटक दो, सारे मौलाना खुश, तुमको मौलाना मान लेंगे, और उधर ताला खुलवा दो अयोध्या का, पंडित खुश हो, सारे हिंदू खुश हो जाएंगे। बोले 5 शब्द थे, 500 साल कांग्रेस हुकूमत करेगी। ये कौन सा बात है? ये तो गुलगुला गुड़ परहेज वाला भी नहीं, ये तो सीधा ही सीधा रेलम रेल था महाराज। ये गलत कह रहा हूं क्या? नहीं। अगर सोमनाथ वाला उदाहरण सामने रखकर नेहरू जी ने ये समस्या समाप्त कर दी होती, वो तो सोमनाथ के ही खिलाफ थे। उनको तो इसी बात से तकलीफ थी कि सोमनाथ का पुनरुद्धार क्यों हो रहा है। लो कर लो बात। भारत का प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के तो थे नहीं वो, उनको इस बात से तकलीफ कि सोमनाथ का पुनरुद्धार क्यों हो रहा है, और फिर इस बात से नाराजगी कि राजेंद्र बाबू क्यों जा रहे हैं। बोला किसी भी गुड्डू पप्पू से करा दो, छोटा सा मामला है सोमनाथ। आनंद भवन में रंगाई पुताई भी हो तो राष्ट्रपति जाए। सोमनाथ क्या है? रामनाथ सोमनाथ उनके लिए तो बराबर। को ये भी समझ लियो कि रामनाथ का भाई है सोमनाथ क्या? तब ये चिंतन नहीं किया। चिट्ठियां हैं अशोक भाई, चिट्ठियां हैं नेहरू जी की नाराजगी की राजेंद्र बाबू से। आज राजेंद्र बाबू का स्मरण दिवस है। मेरे जहन में वो इस चिट्ठियां सेव्ड है। राजेंद्र बाबू ने क्या अद्भुत उत्तर दिया था, अब समय नहीं तो मैं उसका विश्लेषण यहां करता। क्यों नहीं सुलझाया? आपके लिए सोमनाथ, कांग्रेस के लिए सोमनाथ वैसे ही था जैसे कोई प्राइमरी स्कूल। क्या ये धारणा है क्या? ओपी सिंह जी, मैं समझ ये पाया कि भाई वक्त पर नहीं बोलेंगे, लेकिन पूरे देश के हर व्यक्ति को
अपने इस संवैधानिक अधिकार को छोड़ देना चाहिए कि वो किसी भी विषय पर अदालत का फैसला मांगने के लिए न्यायालय की कुंडी खटखटा सकता है। मुझे ये बात समझ में आई अभी तक इतनी बहस से कि ये राइट खत्म कर देना चाहिए, तो ये तो पार्लियामेंट से खत्म हो सकता है। जी, आपको याद होगा आफ्ताब जी की जब लोग कहते थे, मैं ये तो कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के भी नेता कहते थे कि जब केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार बन जाएगी तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होना आसान हो जाएगा। बन गई, जनता ने बना दिया। फिर इन लोगों ने हमारे ऊपर तंज कसना शुरू किया कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्या करेंगे? तंज कसते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, ये झूठ बोलते हैं, हर चुनाव में कहते हैं कि रामलला का मंदिर बनाएंगे। हम कहते थे कि सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है मामला, न्यायालय का जो आदेश होगा वो हमारे लिए मान्य होगा। हाँ, हम जो बाधा होगी उसको दूर करने के प्रयास करें। बाधा होगी कि मतलब कांग्रेस पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, उसने अपने सबसे बड़े नेता कपिल सिब्बल को खड़ा किया और कह दिया कि यार तुम सीधे सीधे बोल दो कि राम काल्पनिक पात्र है, अयोध्या में जन्मे नहीं लिए, बल्कि यह कह दो कि मक्का मदीना में जन्म लिए, अयोध्या में जन्म नहीं लिए। और कितनी लड़ाई चली। न्यायालय का जो आदेश हुआ दोनों पक्षों ने माना। आज ज्ञानवापी का मैटर चल रहा है, न्यायालय के हवाले है। हम कहते हैं कि न्यायालय जो करेगा, लेकिन जिन लोगों ने पिटीशन दाखिल किया न तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, न आरएसएस के हैं, न विश्व हिंदू परिषद के हैं, न बजरंग दल के। ज्ञानवापी में जिन लोगों ने दाखिल किया है वह उसके सैकड़ों साल पुराने पुजारी हैं और वही हालत हर जगह की है। तो या तो आप क्या कह दीजिए कि आपका अधिकार समाप्त है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते, उसी प्रकार से नहीं जा सकते कि इस देश में एक वक्फ बोर्ड बना है, वो जिस जमीन को देख दिया उसकी है, आप उसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते। देश की आजादी के 75 साल हो गए, इस देश के अंदर 2 न्यायालय चलेगा, 2 संविधान चलेगा और उसी के तरफ वक्फ बोर्ड जो है कांग्रेस चलवा रही है और वो चाहते हैं कि वो चले। जबकि हमारे संविधान में धर्म के आधार पर न तो आरक्षण है, न धर्म के आधार पर न्यायिक प्रक्रिया। भारतीय जनता पार्टी यही सुधार कर रही है कि इस देश में जिस भी धर्म में आप जन्म लिए हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, सबके लिए संविधान और न्यायिक प्रक्रिया एक है। लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी उदय प्रताप नहीं, कल वो बीएचओ को कह दे कि यह बीएचओ वक्फ बोर्ड की जमीन है तो एक बार भी ये दोनों दल के प्रवक्ता चू नहीं करेंगे। क्यों नहीं चू करेंगे? अरे भैया ये हमारा वोट बैंक है। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा, समय कम है, समय कम है और उसी तरह से नहीं जा। ठीक है ओपी सिंह जी, अभी उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण और देख करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमसे लड़ते थे अयोध्या के मामले में, कहते थे आप ही राम भक्त थोड़े हो, राम भक्त हम भी है। कांग्रेस वाले भी कहते थे हम भक्त हैं, और अशोक यादव तो सीना तान के ठोक के कहते थे कि हम भी भक्त। 1947 से अशोक यादव जी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, वामपंथी दल, बसपा, टीएमसी जितने दल हैं, उसका कोई एक बड़ा नेता आज तक अयोध्या में आराध्य देव भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का केवल इस डर से दर्शन करने नहीं गया कि कहीं मुसलमान नाराज न हो जाए। जब इसका 22 जनवरी को हो रहा ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा भाई, अब रुक। ठीक ठीक ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। 22 जनवरी बीते, आज कै साल हो गए? जी ठीक, 1 साल होने जा रहा है। जी, कह नहीं जाते। मूल प्रश्न ये कि अदालत जाने का अधिकार कोई कैसे प्रतिबंधित कर सकता है देश का? नहीं, क्या ये संतोष का विषय नहीं, गर्व का विषय नहीं अशोक भाई कि इस देश ने 500 वर्ष में वो वर्ष निकाल दीजिए जब मुगल रहे, फिर अंग्रेज आए, वो निकाल दीजिए, जब हमारी सरकार 1947 से और 2019 तक के कालखंड में इस देश ने अयोध्या में न्यायालय की प्रतीक्षा की। क्या छोटी बात है? दुनिया का कोई और मुल्क होता तो इतनी प्रतीक्षा नहीं होती, मंदिर बन गया होता। मैं दुनिया के कई उदाहरण दे सकता हूं ऐसे। मतलब
बार बार धार्मिक स्थलों की पहचान बदली गई है दुनिया के सभी देशों में, बड़े देशों में। मैं उदाहरण दे दूं, वहां आग लग गई क्या? नहीं ना। इस्लाम पैदा हुआ, उसने एक वर्षों अपने से भी पुरानी एक गिरजाघर को गिरा के मस्जिद बना दी। जब वो लोग ताकतवर आए तो उन्हें मस्जिद गिरा के गिरजाघर बना दिया। ये दुनिया में है ना नमूना कोई। लेकिन ये भारत है जहां इसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा कि इस बहुसंख्यक समाज ने धैर्य का परिचय दिया, कानून के साथ बंधना स्वीकार किया। मान लीजिए कानून के साथ बंधना नहीं स्वीकार करता तो दो रास्ते थे, एक भीड़ और दूसरा रास्ता जनमत भी होता है। अशोक जी, जब 303 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी के पास और एनडीए जोड़ के और ज्यादा, उस वक्त भी चाहते तो पार्लियामेंट से मंदिर के लिए रास्ता खोल देते। सुप्रीम कोर्ट का मामला ठंडे पर कहती बंद कर दो तुम, हम बनाए दे रहे मंदिर, क्या दिक्कत थी? या पार्लियामेंट में प्रस्ताव रख देते तो भी मंदिर पर सरकार चली जाती है अटल जी की, मान लीजिए, तो ठीक है, एक मैसेज तो जाता। क्या ऐसा किया? नहीं। अदालत के फैसले का इंतजार किया। अब क्या तकलीफ इस बात की है कि मथुरा में अदालत का फैसला क्यों मांगा जा रहा है? ज्ञानवापी पर क्यों मांगा जा रहा है? भोजशाला में क्यों मांगा जा रहा है? नहीं। इतिहास की गलतियों को सुधारने का काम अगर सरकार ने समय रहते किया होता भारत की आजादी के तुरंत बाद, तो आज ये विवाद ही नहीं खड़े होते संभल और बदायूं में। लेकिन तराजू बराबर रखना पड़ेगा। एक बेलगाम वक्फ बोर्ड आपने बना दिया, वक्फ कानून बना दिया, बोले बेटा चाहे जहां लठ घुमाओ, और दूसरों से कहा कि नहीं, आप अपने आराध्य के जन्म स्थान के लिए भी याचना नहीं कर सकते, याचना पर भी प्रतिबंध लगेगा। अशोक भाई आप बताओ, दुनिया कहानी छोड़े, 1947 वर्शिप एक्ट कहता है 1947 में जो जिसकी प्रकृति है वही रहे, ठीक, यही इसी की लड़ाई। 1993 में आपकी जब सरकार थी 90s के दौर में मुलायम सिंह जी की, ठीक, उस वक्त आपने श्रृंगार गौरी में पूजा बंद करा दी, आपने प्रकृति परिवर्तित कर दी उस स्थान की, कंप्लीट मस्जिद कर दिया और व्यास जी के तहखाने में ताला लगवा दिया। क्या आपको किसने अधिकार दिया था? किसने अधिकार दिया था कि आप हजारों साल पुराने उस धार्मिक उसके चरित्र को बदल दें? आपने हिंदुओं का जाना प्रतिबंधित कर दिया वहां। किसने अधिकार दिया था? ऐसे शासन चलेगा? मुझे इस बात का उत्तर खोज रहा हूं मैं कि उत्तर प्रदेश के जनता के वोट से चुनी हुई सरकार ने ज्ञानवापी परिसर के प्रकृति को बलात् अधिनायकवादी रूप में परिवर्तित करने का दुस्साहस किया, जिस पर अभी फैसला आया है। व्यास जी का तहखाना खुला, वहां पूजा राग भोग अर्चन शुरू हुआ। तब पूजा स्थल विधेयक याद नहीं आया था कि 15 अगस्त में जो जहां जैसा था वैसे ही रहे, वहां भी। और अशोक भाई संभल की बात आज कही अखिलेश जी ने कि हजारों साल से वहां मस्जिद, हजारों साल से तो इस्लाम ही नहीं है, हाँ, तो मस्जिद तो अभी वहां 500 साल की है। रामगोपाल जी ने ठीक बोला कि 400-500 साल। क्या ये सच नहीं है कि 2012 से पहले तक उसी जामा मस्जिद में, जिसको हरिहर मंदिर भी कहते हैं, वहां हिंदू बच्चों के मुंडन भी होते थे, अन्नप्राशन भी होते थे, छोटे छोटे धार्मिक कार्यक्रम होते थे उसी परिसर में, और वहां के लोकल लोग उसको हरिहर मंदिर ही बोलते थे हिंदू। क्या सच नहीं है? तो ये तो 1947 के बाद की प्रकृति थी ना। फिर 2012 में जियाउर शफीकुर रहमान वर्क के दबाव में समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस इमारत में हिंदुओं का प्रवेश निषेध कर दिया। क्यों कर दिया था अशोक जी? क्यों कर दिया था और कैसे कर दिया था? जब सैकड़ों साल से हिंदू वहां जा रहे थे, अपनी पूजा अर्चना भी कर रहे थे,
ये ठीक है कि मुसलमान भी जाते थे, तब कोई टकराव नहीं था। आपने हिंदुओं का प्रवेश वहां वर्जित कैसे कर दिया? और प्रवेश वर्जित कर देने के बाद ये कहा जा रहा है कि ना तुम्हें मेरी कसम मुकदमा ना करना। मैं अंत में इतना ही कहूंगा, मुकदमे सबसे शालीन तरीका है अन्याय को दूर करने का। अशोक भाई, इस पर उंगली न उठाइए। लोग मुकदमा नहीं करेंगे तो खुद चल देंगे अन्याय को ठीक करने के लिए, तब स्थिति खराब हो जाती है। इसीलिए अदालतों के जरिए जाए मामला, या तो जनमत के जरिए तय हो, संसद तय करे, या अदालत तय करे। तीसरा रास्ता ठीक नहीं होगा। ना उस ओर लोगों को उकसाइए, धकेलिए कि वो तीसरे रास्ते के लिए खोजने निकल पड़े। दो रास्ते अच्छे हैं, जनमत, ऐसी सरकार चुने जो जनता के मन को समझे, लोक मन को, या अदालत की देहरी पर जाएं, उसकी ड्योढ़ी पर माथा रखें और वहां का निर्णय आए तो वो शिरोधार्य हो, सपा को भी भाजपा को भी, उसमें फिर भेदभाव स्वीकार नहीं। धन्यवाद।